सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात शारीरिक शिक्षा का इतिहास क्या था, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारत में किस तरीके से मानव सभ्यता के चरणबद्ध विकास के साथ ह्यूमन की सिविलाइजेशन में किस तरीके से फर्क आता गया और उसकी सभ्यता जैसे जैसे विकसित होती गई वो विकास के कई चरणों को पार करता हुआ आज एक सभ्य मानव के रूप में परिवर्तित हो गया। इसीलिए इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टार्टेड विद द मूवमेंट कहा गया है कि जब भी क्रियाओं की बात हो तो सबसे पहला चरण जो है ह्यूमन लाइफ का जब स्टार्ट हुआ, जब उसने क्रियाओं का साथ पकड़ा। इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टार्टेड विद द मूवमेंट। ह्यूमन बींग्स विद हैव बीन वेरी एक्टिव एंड क्रिएटिव बाय नेचर and have physical activity has been part of their life all along since evaluation for primitive man. Search for food and shelter was the first activity. This first physical activity was needed by his instinct for survival. उसको अपने सर्वाइवल के लिए कई सारी फिजिकल एक्टिविटी को अपनाना पड़ा, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं कि उसने शिकार के लिए जब जाते थे तो कई सारे जानवरों के साथ उनकी मुठभेड़ हुआ करती थी और उन जंगली जानवरों का सामना करने के लिए उनको कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती थी, कई सारे हथियार अपने औजार बनाने पड़ते थे। उसके बाद वो धीरे धीरे सभ्यता की ओर विकसित होते गए। जैसे जैसे उनमें जानने का प्रयास होता गया, जैसे जैसे उनके अंदर एक नई समझ पैदा होती गई, उन्होंने विकास की ओर अग्रसित होना शुरू कर दिया। फिर भी यही कहा जाता है कि मूवमेंट जो था फर्स्ट स्टार्ट था ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए ये बहुत जरूरी पार्ट था। अगर हम मानव सभ्यता की बात करें यहाँ पर, तो उसको जानने के लिए विकास के कई चरण थे। इन विकास के विभिन्न चरणों को यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, विभिन्न पीरियड्स को बताया गया है। सबसे पहला पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता की बात जो हम करते हैं, जो कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक रही। फिर आता है वैदिक पीरियड और उसके बाद आता है महाकाव्य काल, अर्ली हिंदू पीरियड, जो कि 600 बीसी से 320 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद उत्तर हिंदू काल रहा। फिर मध्य युग आया, उसके बाद आया ब्रिटिश पीरियड और उसके बाद आया पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, जिसको कि 1947 के बाद का जाना जाता है। तो 3250 ईसा पूर्व से लेकर 1947 की स्वतंत्रता के बाद तक की सभ्यता का जो काल है वो विभिन्न चरणों में विभाजित किए गए हैं, जिसको हम जानने का प्रयास करेंगे अगले स्लाइड के माध्यम से। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड की बात करें तो 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी की सभ्यता का काल रहा और इस काल के दौरान शारीरिक क्रियाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो से मिले सभ्यता के जो अवशेष थे उनसे ये प्राप्त हुई, जो खुदाई से प्राप्त हुई जो चीजें थी, उनसे ये पता चलता था कि उस समय डांसिंग, स्विमिंग दैनिक क्रियाओं में सम्मिलित थे और साथ ही वो अपने फेवरेट रिक्रिएशन के रूप में, यानी कि अपने जो मुख्य मनोरंजन की क्रियाओं के रूप में वो जानवरों के साथ मुठभेड़ और डाइस के गेम्स, मार्बल बॉल्स के साथ जो गेम्स हुआ करते थे उनको खेला करते थे। इसके साथ ही कई सारी और क्रियाएं जो थी शारीरिक क्रियाओं के रूप में सम्मिलित थी। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस सभ्यता से प्राप्त ये कांस्य की मूर्ति एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि उस समय डांस की क्रियाएं जो थी हर एक व्यक्ति के अंदर महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित थी। वहाँ पर ये खाली समय में अपने खाली समय का सही सदुपयोग करने के लिए वो ऐसी क्रियाओं को अपनाते थे। साथ ही स्विमिंग पूल, तरणताल जो था वो भी एक मनोरंजन की क्रिया होती थी उस समय पे और शारीरिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण चरण मानी जाती थी। इसलिए यह सभ्यता भी अपने आप में बहुत सारी चीजों को समेटे हुए थी, जिसके माध्यम से हमें आज पता चलता है कि उस समय भी सभ्यता के विकास जब हो रहे थे तब भी शारीरिक क्रियाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। आगे बात करें वैदिक पीरियड की, और ये काल रहा, वेदों का काल बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा और इस समय
का काल 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया। इस काल में सूर्य नमस्कार, सैन्य प्रशिक्षण और घुड़दौड़, शिकार करना, डांस और म्यूजिक का एक महत्वपूर्ण कल्चर रहा था उस समय पे। और फाइट्स जो एनिमल फाइट्स हुआ करती थी वो भी महत्वपूर्ण चरण रही उस काल की सभ्यता में। साथ ही फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो थी वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। योगा का तो हम उद्भव काल ही वेदों से मानते हैं। और इसी वैदिक पीरियड में जब हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में धनुर्विद्या के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं। उस समय सैन्य प्रशिक्षण किस तरीके का था, ये सब बातें हमें ऋग्वेद के यजुर्वेद के अंदर पता चलती हैं। साथ ही अगर हम बात करें सामवेद की, जिसको गंधर्व वेद भी कहा जाता है, और इस गंधर्व वेद में कई सारे नृत्य, गायन क्रियाओं को के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो इस काल में बहुत ज्यादा सभ्यता का विकास हुआ और लोगों ने सैन्य प्रशिक्षण को भी महत्वपूर्ण माना, तो साथ ही साथ म्यूजिक और डांसिंग को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। बात करें नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तो धीरे धीरे हम महाकाव्य काल की ओर बढ़ जाते हैं, एपिक पीरियड की तरफ, जो कि काल रहा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें कि वॉर्स का बहुत ज्यादा, युद्धों का बहुत ज्यादा वर्णन देखने को मिलता है। महाभारत और रामायण इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इस समय पे शतरंज की और चौसर गेम की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गतिविधियां रही थी। शारीरिक क्रिया और खेलों का बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया था। गुरुकुल की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। गुरुकुल में शिष्य पढ़ने आते थे, न केवल पढ़ने आते थे, वहां पर वो सैन्य प्रशिक्षण भी लिया करते थे। अर्जुन को हम सभी जानते हैं कि तीरंदाजी के लिए, धनुर्विद्या के लिए ट्रेन करने वाले कोई और नहीं, सिर्फ द्रोणाचार्य थे, जिनके नाम पे आज हम हर गुरु को अवार्ड भी देते हैं, द्रोणाचार्य का अवार्ड। तो यह शिक्षा, गुरुकुल की परंपरा जो है वो एपिक पीरियड से, यानी कि महाकाव्य काल से ही प्रचलित थी। और उस समय क्योंकि भीम, पांडव और अर्जुन, जो कि महत्वपूर्ण एक धनुर्धारी थे, उनका बहुत ज्यादा वर्णन देखने को मिलता है। रामायण में श्री राम जी के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से उनको धनुष के साथ, उनका किस धनुष और बाण के साथ वो किस तरीके से क्रियाओं को सीखते थे, गुरुकुल में जाकर प्रशिक्षण लेते थे। और उस प्रशिक्षण को देने वाले जो गुरु हुआ करते थे वो भी अलग अलग हुआ करते थे, यानी कि स्पेशलाइजेशन जो था वो भी अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों का रहता था। इसके अलावा चेस और चौसर, शतरंज और चौसर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जो कि हम सभी जानते हैं कि शतरंज में, चौसर के खेल में द्रौपदी का वर्णन जब आता है तो हमने उस समय पढ़ा, महाकाव्य काल में, महाभारत में देखा भी हम लोगों ने कि किस तरीके से क्रियाएं ये सम्मिलित रही थी। और उस समय भी पूर्णतः व्यक्ति फोकस रहता था अपनी फिजिकल फिटनेस पे, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, जैसे गदा चलाना और कई सारे ऐसे शारीरिक क्रियाकलाप जिनसे उनके शारीरिक सौष्ठव बना रहे। तो इस तरीके की क्रियाओं को भी देखने को मिलता था महाकाव्य काल में। नेक्स्ट है अर्ली हिंदू पीरियड, जो कि 600 BC से 320 AD तक रहा, यानी कि जो उत्तर हिंदू काल रहा वो 600 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी तक रहा। बहुत ही अच्छा पीरियड माना गया, क्योंकि इस समय जैनिज्म और बुद्धिज्म का जोर था। पूरी चारों तरफ भारत में बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात हो रही थी, और इस धर्म के द्वारा शांति का और अहिंसा का जो संदेश दिया गया, उससे लोगों के अंदर बहुत सारे बदलाव आए। और ऐसी अहिंसा के साथ और शांति के साथ उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग पर भी फोकस रखा। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है बुद्धिज्म और जैनिज्म। जैनिज्म के द्वारा हमने देखा किस तरीके से अपने आप को शांत रख सकते हैं, और उसी समय उस काल में यह बात फोकस की गई कि किस तरीके से अहिंसा और शांति के साथ हम अपने शारीरिक क्रियाकलापों को भी मास में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग फॉर आर्मी, उन्होंने उस समय सैन्य प्रशिक्षण पे भी जोर दिया। मेगास्थनीज जब भारत में आया था तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, और उस समय भी मौर्य शासनकाल में शारीरिक ट्रेनिंग, आर्मी को किस तरीके से, सेना को किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, किस तरीके से भाले के साथ और ढाल के साथ कलाएं की जानी चाहिए, उनका जोर पूरी तरीके से रहा। और शारीरिक क्रियाओं का महत्व उस काल में भी रहा। इसके साथ विपश्यना बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक मानी गई
आत्मिक क्रियाओं को, आत्मिक शुद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन मानी गई। और इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था कि आत्मबल की तरफ, अपने स्वयं के आत्मबल को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसकी ट्रेनिंग विपश्यना में दी जाती थी। लोग तलवारबाजी, इसके साथ साथ तलवारबाजी और तीरंदाजी, कुश्ती और रेसिंग, कई सारी ऐसी दौड़ें हुआ करती थी जिसमें वो सम्मिलित होते थे और बहुत ही कॉमनली स्पोर्ट्स हुआ करते थे। हर एक नागरिक को इन खेलों में इन्वॉल्व होना आवश्यक रूप से इसका अंग माना जाता था। नेक्स्ट बात करें, लेटर हिंदू पीरियड में यह काल रहा, जो उत्तर काल रहा, उत्तर हिंदू पीरियड रहा, यह काल 320 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा और इसमें मुख्य रूप से तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का बोध आता है। और यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है और जहां पर व्यक्तित्व के सभी पक्षों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को आत्म अनुभूति कराना था, जिसमें कई विशेष कलाएं सम्मिलित थीं। मुख्य रूप से मार्शल आर्ट इन्हीं इस विश्वविद्यालय से निकलकर पूरे विश्व में प्रचलित हुई, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे और वो कई सारी कलाओं में निपुण हो जाए, इसलिए उनको मार्शल आर्ट मुख्य रूप से इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें कुंफू, कराटे, ताइक्वांडो, जूडो आदि क्रियाएं सम्मिलित थीं। और इसके साथ साथ जब छात्र बाहर निकलते थे तो वो किस तरीके से अपने आप को सेव कर सके विपरीत परिस्थितियों में, इसके लिए निपुण किया जाता था। इसके अलावा रेसलिंग, आर्चरी, माउंटेन क्लाइंबिंग, स्विमिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, हंटिंग और एनिमल फाइटिंग। अगेन एनिमल फाइटिंग इज द मेन पार्ट ऑफ दिस एरा। बात करेंगे मध्यकाल के बारे में। यह काल 1000 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक रहा और इस काल में गुरुओं द्वारा अखाड़े की परंपरा को आगे बढ़ाया गया और इस समय ब्रह्मचर्य का पालन महत्वपूर्ण माना गया। साथ ही अनुशासन, कठोर अनुशासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इस समय आत्मरक्षा के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया गया, जिसमें मुदगर था, जिसमें रस्सी को पकड़ना और रस्सी के साथ किस तरीके से अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करना। इसके साथ साथ डंबल की प्रक्रियाएं जो होती थी वो किस तरीके से की जाए, इन सभी को अखाड़ों में सम्मिलित किया गया। साथ ही सूर्य नमस्कार को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें मुगल पीरियड की, तो मुगल पीरियड में जब बाबर आए तो उन्होंने भी घुड़सवारी, तलवारबाजी को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उस समय मुख्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण में भी इसको सम्मिलित किया गया। साथ ही कुश्ती को, दंड बैठकों को और स्विमिंग, तैराकी को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश पीरियड, जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि 1947 तक रहा। 1947 से पूर्व हमारे भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत थी और अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लाए। उन्होंने अपने शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलाव करे, वो नई नई चीज़ों को लेकर आए। जैसे कि ब्रिटिश रूलर ने बैडमिंटन का खेल जो था वो अपने साथ लेकर आए भारत में, और क्रिकेट का खेल जो था वो भी वही लेकर आए और जिसको उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। वो यहाँ के ग्रामीणों के साथ खेला करते थे, भारत के नागरिकों के साथ खेला करते थे वो खेल। धीरे धीरे वो खेल भारत के नागरिकों में भी बस गया और ब्रिटिश रूलर्स ने इंडिजीनस एक्टिविटीज़ को, जो समूह में होने वाली क्रियाएं थी, उनको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने स्कूली कार्यक्रमों में भी बहुत बड़े बदलाव किए और जिसको नींव का जिसको कह सकते हैं वो एक नींव का पत्थर साबित हुई। और आज भी हम कुछ ऐसे स्कूल और कॉलेजेस को जानते हैं जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए हैं और वहां पर आज भी उन्हीं के बनाए हुए नियमों को माना जाता है। अगर हम बात करें YMCA की, जो कि 1920 में स्थापित किया गया मद्रास में, जो और इसके जो फाउंडर थे वो थे मिस्टर SC बक, और उस समय उन्होंने पहला स्कूल खोला, जो पहला ऐसा फिजिकल एजुकेशन का ऐसा सेंटर खोला जहां पर सभी शारीरिक क्रियाओं को स्थान दिया गया और उसको एक व्यवस्थित कार्यक्रम के रूप में संचालित किया गया। साथ ही हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना 2 वैद्य बंधुओं ने की। 1914 में ये अखाड़ा स्थापित किया गया और पूरा जो सिस्टम था शारीरिक शिक्षा का यहाँ पर चेंज हो गया।
और इस समय जो ब्रिटिशर्स की जो योगदान था शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में, वो आज भी हम उसी रूल्स को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि शारीरिक शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी लेजियम, ड्रिल्स और अन्य कार्यक्रम जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, आर्मी के जो हम कमांड्स हैं, वो सब उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं और आज भी हम उन्हीं के बनाए गए कार्यक्रमों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन के इन कार्यक्रमों को आगे देखा जाए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, जो कि 1947 के बाद की बात है, स्वतंत्रता के बाद का काल, ताराचंद समिति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ताराचंद समिति के आने के बाद शारीरिक शिक्षा को एक सुदृढ़ योजना प्रदान की गई। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में चलाने के लिए इस समिति ने अपना एक मंजूरी दी और इसमें नए कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, शारीरिक शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भी चलाया गया इसी स्वतंत्रता के पश्चात। साथ ही LNIP की स्थापना, जिसको कि हम मदीना मानते हैं अपने शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण केंद्र को, तो इसकी स्थापना ग्वालियर में की गई। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना ग्वालियर में की गई। इसके बाद एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 1951 में पहला एशियन गेम्स हमारे भारत देश द्वारा आयोजित किया गया, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। तो इस तरीके से स्वतंत्रता के पश्चात कई सारे बदलाव हुए और आज एक सुदृढ़, सुनियोजित, व्यवस्थित तरीका जो हम अपना रहे हैं, इनका महत्वपूर्ण इसका योगदान इसमें रहा अंग्रेजी शासन का, ब्रिटिश काल का, जिसको हम आज भी अपना रहे हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा के जितने भी बदलाव और कार्यक्रम हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम आगे जाकर आज के समय पे आधुनिक काल में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा केंद्र, शारीरिक शिक्षा के युवा केंद्र के जो कार्यक्रम है, युवा मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वो चला रहा है। तो इस तरीके से शारीरिक शिक्षा के कई सारे कार्यक्रमों को आपने जाना। इतिहास हम पलट कर अगर देखें तो इतिहास के पन्नों में कई सारे ऐसे काल रहे जिन्होंने हमें शारीरिक क्रियाओं को हमेशा जागरूक रखने की कोशिश की। आज भी ये क्रियाएं जागरूक हैं और आगे भी नए बदलावों के साथ बढ़ती रहेंगी। अंत में मैं इतना ही कहूँगी, शारीरिक शिक्षा एक सभ्य समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगले वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी, जिसका शीर्षक होगा ग्रीक, रोम और जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का विकास और उद्भव। नमस्कार।